हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बेटे एक बड़ा प्यारा सा सुंदर सा छुटकू सा एएस है, AS4। आज हम वो करेंगे। है बड़ा छोटा सा प्यारा सा, क्या आप मेरा साथ दोगे उसमें? बिल्कुल जरा सा है, चैप्टर का है ही कुछ नहीं। AS4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। मैं तो सोच ही रहा हूं बोलूं क्या इसके बारे में। आता है सारा आपको। AS4 इसका नाम है कंटीजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इतना गंदा नाम। हाँ, इसका नाम है कंटीजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। छोड़ो, अभी आपको नाम सब कुछ याद कराता हूं मैं। 5 मिनट के आप मेरे को मेरा साथ दो। छोड़ो इन बातों को। तो सच बताऊं, इस एएस में पहले बहुत उलझन थी, अब बिल्कुल खत्म हो गई। इन्होंने कंटीजेंसीज बस नाम नहीं हटाया इसका सारा टॉपिक हटा दिया और इसके लिए एक एएस बना दिया, AS29। अब तो इस एएस में बस बात रह गई है इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। मेरी बात समझ में आ गई है? इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बस यही एक बात रह गई है। मैं यही बात आपको सिखाना चाहता हूं। क्या मैं स्टार्ट करूं? एएस का नाम क्या है? कंटीजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। मैं क्या बताऊं बच्चों, एक बात देखो, ये साल है 2024-25। इसकी किताबें बनती होंगी नहीं बनती होंगी? जायज बात है, इसकी बुक्स होती होंगी। आपको क्या लगता है 31 दिसंबर को ही बुक्स बन जाती होंगी? 31 मार्च को ही? क्या 31 मार्च को बुक्स बन पाती होंगी? ना, 31 मार्च को तो बुक नहीं बन पाती होंगी यार। समझ में आ रही मेरी बात आपको? 31 मार्च को बुक तो नहीं बन पाती होंगी। हम क्या करते हैं, 2024-25 की बुक्स बंद कर देते हैं, बुक्स बनाकर बंद करके रख देते हैं। मान लो ये बुक्स है, ये बंद कर दी बस 24-25 की बुक्स। क्लियर? अब इसमें कोई जर्नल एंट्रियां नहीं करते और नई बुक्स उठा लेते हैं अगले साल की। नई बुक्स में नया काम शुरू हो जाता है, नई बुक्स चालू हो जाती हैं। मैं मान लो ये नई बुक्स है, ये नई बुक्स में काम चालू हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? पुरानी बुक्स बंद हो जाती हैं और नई बुक्स ओपन हो जाती हैं। पुरानी बुक्स बंद और नई बुक स्टार्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कंफर्म्ड? अब क्या मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूं, मेरी वो बात समझे। 2025-26 में ना, मान लो बुक्स बनने के बाद डायरेक्टर अप्रूव करते हैं कि 24-25 की बुक फाइनल हो गई हैं। वो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, P&L अकाउंट, बैलेंस शीटें सब बनती हैं। डायरेक्टर अप्रूव करते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, अब ठीक बना है। कौन से साल का? 24-25 का बनता यहां जाके है। इसके बाद CA के साइन होते हैं, तब जाके फाइनल अकाउंट्स तैयार होते हैं और फिर यहां पर एक AGM होती है, उनमें इन अकाउंट्स को रखा जाता है। क्या आपको मेरी यहां तक बात समझ में आती है? 24-25 में पहले बुक्स बनी, बुक्स लिखते चले गए, तैयार नहीं होती, वो पूरी तैयार होती है जब डायरेक्टर अप्रूव करता है, CA साइन कर देता है, उसके बाद AGM में रखी जाती हैं। जब CA के साइन हो जाए ना, तब ये फाइनल तैयार हो जाती हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? CA के साइन के बाद आप कहते हैं तैयार हुई बुक्स। अब मैं सिखाना यह चाहता हूं, कोई ऐसी घटना जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो हुई है 31 मार्च के बाद और अप्रूवल से पहले। 31 मार्च के बाद और अप्रूवल से पहले, क्या उस घटना को इस साल में लिखा जा सकता है? मैं बस ये बात करना चाहता हूं। ऐसी कोई घटना
जो हुई है 25-26 के अंदर इस अप्रूवल से पहले, तो क्या उसे 24-25 के अकाउंट में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, यह मेरा मुद्दा है। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं, मान लो यहां पर सेल हुई तो यहीं पे एंट्री बनेगी ना, यहां पर परचेज हुई तो यहीं एंट्री बनेगी, यहां पर सेल हुई तो यहां एंट्री बनेगी, यहां पर परचेज हुई तो यहां एंट्री बनेगी। मैं कहना चाहता हूं 25-26 में कोई घटना जो अप्रूविंग अथॉरिटी के अप्रूव करने से पहले हो जाती है, क्या उस घटना को 24-25 के अकाउंट में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? मेरी बात समझ में आ रही है? हां, इसके बाद जो घटना होगी वो तो छोड़ ही दो, तो लिखी 25-26 में जाएगी, उसकी तो बात ही खत्म हो गई। कोई घटना जो 25-26 में हुई है, अप्रूविंग अथॉरिटी की डेट से पहले हो गई है, क्या उस घटना को 24-25 में लिखे या ना लिखे, यही है इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। कोई इवेंट हो गया है आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो वो लिखा जाना चाहिए या नहीं लिखा जाना चाहिए। बैलेंस शीट डेट 31 मार्च, ये देखो बैलेंस शीट डेट 31 मार्च, कोई घटना घटित हो गई आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बिफोर अप्रूविंग द अकाउंट्स। पहले डायरेक्टर अप्रूव करेगा, फिर सीए साइन करेगा। आफ्टर अप्रूविंग द अकाउंट्स, ये देखो कोई घटना घटित हुई बिफोर 31 वो अकाउंट 31 मार्च के बाद, अप्रूविंग ऑफ डेट से पहले, तो क्या उस घटना को इस साल में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? इसे बोलते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ये कि मैं बता दूं, जब अप्रूव हो जाएंगे उसके बाद कोई घटना घटी तो वो तो बिल्कुल ही नहीं लिखी जा सकती। लिखी तो ये भी नहीं जा सकती, ये भी अगले साल की ही हैं, पर कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो लिखी जा सकती हैं। उन अकाउंट्स को दोबारा ओपन करके लिखी जा सकती हैं, उनको बोलते हैं ऐसे इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुए हैं पर अप्रूविंग अथॉरिटी की डेट से पहले हो गए हैं। वो दो तरह के हो सकते हैं, एडजस्टेबल और नॉट एडजस्टेबल। आप एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एडजस्ट का मतलब आप पिछले साल में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। मैं आपको कुछ शर्तें बताऊंगा, अगर वो शर्तें पूरी हो गई तो आप उस इवेंट्स को यहां पर लिख देना। 3 शर्तें बताऊंगा, मैं कहूंगा 3 शर्तें बताऊंगा, वो 3 में से एक भी शर्त पूरी कर दी उस घटना ने तो उसे 24-25 के अकाउंट में लिख दूंगा, चाहे वो घटना 25-26 में हो रही है अप्रूवल से पहले। ठीक है, कोई डाउट? यहां तक अगर किसी को पहले डाउट हो तो मुझे वो बता दे। हां, वो घटना आपके फायदेमंद भी हो सकती है, आपके नुकसान की भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कोई भी घटना जो बैलेंस शीट डेट के बाद पर अप्रूविंग अथॉरिटी के अप्रूवल देने से पहले हो जाती है, उस घटना को बोलते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। क्लियर? ये मेरे फेवर में भी हो सकती है, ये मेरे अगेंस्ट में भी हो सकती है। हां, बुक्स तो 31 मार्च को बंद हो जाती हैं, नई बुक्स ओपन हो जाती हैं, लेकिन कोई बंद करने का मतलब यह नहीं होता कि उन बुक्स में दोबारा हम कुछ लिख नहीं सकते। कॉपी उठा के लिख तो सकते हैं ना दोबारा उसके अंदर। मेरी बात समझे? मैं वही कह रहा हूं, पुरानी बुक्स खोल के दोबारा लिखना है मुझे, तो मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, यही मुद्दा है मेरा। अभी वही बात करने वाला हूं कि क्या क्या बातें होंगी, कब लिख सकते हैं, कब नहीं लिख सकते। 3 शर्तें बताऊंगा जब आप लिख सकते हैं। नंबर 1,
उसकी पहले तो मैं इतनी बात लिखवा दूं, क्या क्या इवेंट कहते किसे है, पहले इतनी थ्योरी लिखवा दूं ना। पहले इतनी थ्योरी लिखते हैं, थोड़ी सी लिखे तो सही थ्योरी। आ जाओ, थ्योरी ब्लैक पेन से लिखवाऊं, पहले इतनी थ्योरी लिखो। लिखो, पहले तो एएस का नाम लिख दिया ना, AS4 कंटीजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। और मैं जो आपको शुरू करवाऊंगा, मैं कहां से शुरू करवाऊंगा, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट से, क्योंकि मैंने बताया कंटीजेंसी से AS29 में चला गया, उसकी छोटी छोटी बातें हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं अपने मेन टॉपिक पे आऊंगा और लिखना शुरू करें। इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट कहते किसे हैं, देखिए, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट और सिग्निफिकेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। सिग्निफिकेंट इवेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट इवेंट अकर बिटवीन the balance sheet date and date of financial statements are approved. Statements are approved. Significant event between the balance sheet date and date of financial statement are approved. Such events are favorable or unfavorable. ऐसे इवेंट फेवरेबल भी हो सकते हैं और अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। क्या यहां तक आपको पहले मेरी बात समझ में आ चुकी? यहां तक अगर मैं मुझसे कोई बात करना चाहते हो तो पहले बता दें, मैं फिर आगे चलूंगा। पहले आप यहां तक अगर मुझसे कोई बात करना चाहते हैं तो बता दें। मैं आपसे बात ये कर रहा हूं, कोई भी इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ हो, पर खातों के अप्रूव होने से पहले हुआ हो, लेकिन वो सिग्निफिकेंट हो। मैं, आप मेरी बात समझे ना, मैं सिखाना क्या चाहता हूं? मैं सिखाना ये चाहता हूं कोई महत्वपूर्ण घटना हो, वो जैसे ये 24-25 साल है, इस 24-25 साल में इसकी जो अप्रूवल होनी है वो यहां पर होनी है। कोई घटना जो 31 मार्च के बाद हुई हो, मान लो मेरी अप्रूवल होनी है 31 मई को, और वो यहां से यहां तक के बीच में कोई इवेंट हो गया हो, और वो इवेंट बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हो, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हो, इंपॉर्टेंट इवेंट का मतलब सिग्निफिकेंट हो, तो हम उसे कहेंगे वो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है। अभी मैं डिस्कस करूंगा इसे इस साल में रिकॉर्ड कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, मैंने ये भी तो बात करनी है। अभी तो मैंने आपको बताया होता क्या है ये। एक बात तो इंपॉर्टेंट तो होना ही चाहिए ना, मान लो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, फिर क्या, फिर तो होएगा ही नहीं है। मेरी बात समझ में आई है? पहले एक काम करता हूं, मैं इसमें एग्जाम्पल लिखवाता हूं, एग्जाम्पल लिखवाता हूं। एग्जाम्पल लिखो इतनी बात पर ही, लगभग 4 पेज, 3 पेज छोड़ देना थ्योरी के, पूरे पूरे 3 पेज, और लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड prepare accounts as on
31/3/2025 हमने 31/3/2025 को अकाउंट बनाए. अकाउंट्स आर अप्रूव्ड ऑन 30/9/26. अगले साल जाके अकाउंट अप्रूव हुए. One significant event occur on 30/8/26. Whether this is event occurring after balance sheet date, where this is an event occurring after balance sheet date, क्या ये ऐसा है या नहीं है? सॉल्यूशन बताए जल्दी. खाते कब अप्रूव होने थे? 30/9 को. इवेंट कब हुआ है? 30/8 को. कैसा इवेंट है? सिग्निफिकेंट इवेंट. तो आप मुझे बताइए, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है या नहीं है? यस, दिस इज इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट. करना क्या है, करना क्या नहीं है, वो बाद की बातें हैं. पहले तो ये पता चले ना इवेंट है भी कि नहीं है. अब बात मैं करूंगा इसे पिछले साल में लिखे, कौन से साल में लिखे, ये तो मैं बात करूंगा अभी. अच्छा, इसी का मैं बी पार्ट बनाता हूं. बी पार्ट, इफ significant event occur on 30/10/26. अगर ये इवेंट 30/10/26 को हुआ हो, whether this is an event occurring after balance sheet date और नोट. क्या सॉल्यूशन होगा इसका? जल्दी बताओ क्या सॉल्यूशन होगा. नो, अब तो चाहिए सिग्निफिकेंट हो या सिग्निफिकेंट ना हो. अब तो ये इस एएस के हिसाब से इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट नहीं है. इसकी तो मैं बात ही नहीं करने वाला कि ये पिछले साल के खातों में आएगा कि नहीं आएगा. ये पिछले साल के खातों में नहीं आने वाला. तो लिखिए नो, दिस इज नॉट इवेंट occurring after balance sheet date. ये इवेंट नहीं है जो बैलेंस शीट डेट के बाद होगा. मैं एक और एग्जांपल बनाता हूं इसी का, सी पार्ट. इफ इवेंट occur on 30/8/26 but नॉट सिग्निफिकेंट. तो आप मुझे बताएं, पहली बात तो ये इवेंट है या नहीं है? नहीं, ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट नहीं है. नो, दिस इज नॉट एन इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट. ये इवेंट है ही नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि सिग्निफिकेंट नहीं है. तो आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए. मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं इस पूरे एग्जाम्पल के जरिए एक ही बात बताना चाहता था आपको. मैं वो ये बताना चाहता हूं कि भाई साहब 2024-25 है, अकाउंट बंद हो गए हैं, अप्रूव नहीं हुए हैं अभी. इससे पहले कोई घटना हो जाती है और वो घटना बड़ी सिग्निफिकेंट है, तो उस घटना की रिकॉर्डिंग इस साल में करनी है या इस साल में करनी है. पर हमारा एएस कहता है ये वाली घटना को हम बोलेंगे इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट. अब बताऊंगा ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, इसकी किस साल में रिकॉर्डिंग करनी चाहिए. वैसे हुई तो ये 25-26 में है, तो जल्दी बता दे क्या इसके बारे में.
अब मैं ये बात करना चाहता हूं, क्या मैं इसे 24-25 में लिख दूं? तो ये वाली बात करना चाहता हूं। हमारा एएस कहता है अगर इस घटना में 3 शर्तें पूरी कर दी तो आप इसे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करेंगे मतलब आप इसे 24-25 में ही लिख देंगे। और अगर इसने वो 3 में से कोई शर्त पूरी ना की तो आप इसे सिर्फ डिस्क्लोजर दे देंगे, सिर्फ डिस्क्लोजर दे देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उनकी एक रिपोर्ट तैयार होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में लिख देंगे कि एक घटना हुई है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो हमारी शर्तें तो पूरी नहीं करती लेकिन हम बता रहे हैं आपको, और अगर वो शर्तें पूरी करती होगी फिर तो 24-25 में लिख ही देंगे उसको। क्लियर? मेरे साथ बोलो, बोलो एक घटना जो 25-26 में हुई है, डेट ऑफ अप्रूवल से पहले हो गई है, बड़ी सिग्निफिकेंट है, अगर वो 3 शर्तें पूरी कर दे तो 24-25 के खातों में लिख देंगे, और अगर वो 3 शर्तें पूरी ना करे तो उसे 24-25 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट्स में लिख देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? घटना को तो फिर 25-26 में लिखेंगे लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में 24-25 में लिख देंगे। घटना कैसी होनी चाहिए? सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, अप्रूवल से पहले होनी चाहिए। अगर अप्रूवल के बाद हुई तो नहीं, फिर तो 25-26 में ही आएगी। अप्रूवल से पहले हुई पर सिग्निफिकेंट नहीं है, फिर तो 25-26 में ही आएगी। अब आप वो 3 शर्तें देखना चाहोगे कौन कौन सी हैं? शर्त नंबर 1, 2 और 3। मैं एक एक शर्त को उठाऊंगा, उस पर डिटेल डिस्कशन करूंगा। मेरा एएस ही यही है। पहली शर्त, 31 मार्च को उससे संबंधित इंडिकेशन थे आपके पास, इंडिकेशन थे आपके पास, और वो घटना अप्रूवल से पहले हो गई और वो सिग्निफिकेंट है, तो आप उसे इसी साल में लिख देंगे, 2024-25 में लिख देंगे। दोबारा बोलो, बोलो 31 मार्च तक हमारे पास कंडीशन एग्जिस्ट करती थी कि घटना हो सकती है, और वो घटना अप्रूवल से पहले हो भी गई, और वो घटना बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं 24-25 के अंदर ही उसे लिख दूंगा। मेरी बात समझ में आ गई? पहले दोबारा बोलो, बोलो 24-25 के अंदर कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, 25-26 में अप्रूवल से पहले वो घटना हो गई और घटना बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो 24-25 में रिपोर्ट कर देंगे। 24-25 में इस एसेट्स लायबिलिटीज को एडजस्ट कर देंगे। एसेट्स लायबिलिटी जो भी बनेगा, खर्चा इनकम 24-25 में लिख देंगे। क्लियर? अब मुद्दा ये आता है, मैं ऐसा कौन से एग्जाम्पल दूं आपको कि आपको समझ में आ जाए कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। मैं पहले कई एग्जाम्पल देने मैंने आपको। मैं पहले डेटर्स के बारे में एग्जाम्पल देता हूं, डेटर्स के बारे में ध्यान से सुनना। डेटर्स के बारे में, एक आदमी से आपने पैसे लेने थे, बहुत ज्यादा पैसे थे। क्लियर? 31 मार्च को आपको पता चला वो कोर्ट में धक्के खा रहा है इंसॉल्वेंट होने के लिए। आपने उसके लिए प्रोविजन बना लिया। अब इस दिन घटना अप्रूव होनी थी, आपकी बैलेंस शीट। इससे पहले इस दिन वो आदमी इंसॉल्वेंट हो गया। अब अगर ये सिग्निफिकेंट है आपके लिए, आपका बहुत मोटा डेटर्स था वो, अगर ये छोटी मोटी घटना फिर तो नॉर्मल चलेगा, सिग्निफिकेंट नहीं है तो। अगर ये सिग्निफिकेंट है तो आप इसे यहां पर रिकॉर्ड कर सकते हैं।
रीजन, यहां पर घटनाएं, कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। अगर एग्जिस्ट ना करती होती तो ना रिकॉर्ड करता, तो इसी साल में करता। मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं। यहां तो क्या कर रहा है, कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, प्रोविजन बना रखे आपने, वही मैं ऐसे बताता हूं। 31 मार्च को आपने अकाउंट बना दिए, आपके यहां पर एक आदमी, आप ये खाते अप्रूव होने हैं, आपका एक आदमी यहां पर इंसॉल्वेंट हो गया, आपको पता भी नहीं था, आपने कोई प्रोविजन नहीं बना रखे थे उसके। क्या घटना एग्जिस्ट करती, कंडीशन एग्जिस्ट करती थी? ना, कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, इस वजह से यहां पर रिकॉर्ड नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? पहली बात क्या, आपके पास घटना एग्जिस्ट करती थी। और बताता हूं मैं आपको, आपने किसी से पैसे लेने थे, उस आदमी की फैक्ट्री में आग लग गई, डेटर्स की फैक्ट्री में फायर हो चुकी है, आपके यहां पर खाते अप्रूव होने हैं, आपने प्रोविजन भी नहीं बनाया, आपने कहा आदमी तो अच्छा था, और वो इंपॉर्टेंट आदमी यहां इंसॉल्वेंट हो गया, तब भी आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। आपको पता था फायर हो चुकी है, फायर हो चुकी है कस्टमर के यहां पर, आपको पता था इस बात का, यहां पर आपको पता ही नहीं था, यहां भी आपको आइडिया था, तभी तो प्रोविजन है। क्लियर? फायर आपको पता ही नहीं थी, कोई बात नहीं, फिर नहीं रिकॉर्ड करते। इसका कहना यह फायर 31 मार्च के बाद हुई, फायर 31 मार्च में तो कंडीशन एग्जिस्ट करती थी ना, ठीक है, ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये इसी साल में रिकॉर्ड होंगे। आगे चलते हैं, आप मेरी बात समझे, हमारी बात चल रही थी कि डेटर्स का हमने प्रोविजन बना रखा है, डेटर्स का पता ही नहीं था, इंसॉल्वेंट हो गया, डेटर्स का पता ही नहीं था, इंसॉल्वेंट हो गया, या डेटर्स की फैक्ट्री में पहले आग लग गई थी, हमें आइडिया हो चुका था कि आदमी बैड डेट्स हो सकता है। हाँ, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि जी यहां पे एक आदमी इंसॉल्वेंट हो गया, बड़ा सिग्निफिकेंट था, तो मैं मान के चलूंगा कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। वैसे तो कंडीशन एग्जिस्ट कैसे होती है, या तो प्रोविजन बनाओ, या फिर उसकी फैक्ट्री में फायर वगैरह हो गई थी। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में ऐसे सिंपल लिख दिया कि एक आदमी से पैसे लेने थे और वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो मैं अपनी अजम्पशन रखूंगा, लिख के आऊंगा स्पेशल, अगर कंडीशन एग्जिस्ट करती थी तो इसे इस साल में लिखेंगे, और अगर कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी तो इस साल में नहीं लिखेंगे। नॉट एडजस्टेबल इवेंट है। क्या आपको डेटर्स की बात समझ में आई? मैं और बात करता हूं कैश की। मैंने डेटर्स की बात समझ में आ गई ना आपको, अब मैं कैश की बात समझाता हूं आपको। ये 24-25 साल है, हमने अकाउंट्स बंद कर दिए, यहां पर 30 मई को अकाउंट्स अप्रूव होने थे। इससे पहले पता चला एक कैशियर हमारे यहां से 1 लाख रुपए चोरी करके ले गया। अब मुद्दा यह आता है कि अगर यहां पर एक कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, आपको पता था कि हमारा कैश कुछ घट रहा है, पता नहीं कहां जा रहा है, यह नहीं पता कि कैश चोरी कर रहा है, पर कैश की तो गिनती हो रही होगी ना कि कैश घट रहा है हमारा। अगर यहां पर कंडीशन एग्जिस्ट करती थी तो आप इस साल में रिकॉर्ड करेंगे।
और मैं एज्यूम करूंगा कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, मुझे आइडिया था कि हमारा कैश घटता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, तो मैं मान के चलूंगा कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। समझ में आ गई? मैंने दो बातें सिखा दी। कौन कौन सी सिखा दी? डेटर्स की और कैश की। और बताता हूं, मैं चेक की बात करता हूं। चेक, बड़े ध्यान से सुनना, चेक की बात से ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपके पास। दो 2024-25 में एक आदमी था, उसने आपको 1 लाख रुपए का चेक देना था, ठीक। 31 मई को आपके अकाउंट पर अप्रूव होने थे, उसने चेक यहां पर देना था। उसने 25 मार्च को चेक काटा, आपके लिए चेक काट दिया उसने कि मैं उसको पैसे दूंगा। चेक काटने के बाद उसने कोरियर करवा दिया, चेक रास्ते में, आपको तो नहीं पता ना, चेक रास्ते में है। चेक आपको मिला 10 अप्रैल को। अब यह घटना कौन से साल की है? 24-25 की। घटित कहां पर हुई है? 25-26 में। क्या मैं इसे 24-25 में लिख सकता हूं? क्या कंडीशन एग्जिस्ट करती थी? नहीं, आपको पता ही नहीं था। आपको पता होता तो कंडीशन एग्जिस्ट करती ना, आपको पता ही नहीं था। कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। मैं इसे 25-26 में लिखूंगा, 24-25 में नहीं लिखूंगा। मैं और बताता हूं आपको। एक कस्टमर था 24-25 के अंदर आपका, उसने 25 मार्च को आपका चेक काटा और अपनी जेब में रख लिया कि आपको देने आएगा। आप दिल्ली में बैठे हो, वो दिल्ली आया, घूम के चला गया, चेक देना भूल गया, ठीक। वो 10 अप्रैल को उसको याद आया, जब दोबारा दिल्ली आया वो, कि मैं तो चेक देना ही भूल गया था। वो 10 अप्रैल को आया, कहता ये लो जी 25 अप्रैल की डेट डली हुई है, देख लो, भूल गया था मैं उस टाइम। आप बताओ ये 24-25 में रिकॉर्ड होगी कि 25-26 में? 25-26 में। हमें थोड़ी ना पता था, चाहे चेक उस साल का हो, हमें तो जब रिसीव होगा तभी रिकॉर्ड करूंगा ना। यहां पे पता ही नहीं था, कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेरी बात समझ में आ रही है? कोरियर करवा दिया, वो भी तो यही मतलब, वो रास्ते में था, 25 अप्रैल को कोरियर की तरह लेके घूम रहे, हमें क्या पता हमें चेक आएगा। बार बार कह रहे देखो जी 25 मार्च को काट दिया था, 25 काट दिया, 25 मार्च को पैसे तो नहीं आए ना हमारे पास, कोई कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं करती। और बताता हूं, हाँ, अगर ईमेल ना आई हो तो, मैं फिर भी कह रहा हूं, कुछ भी ईमेल वगैरह ना आई हो, मैं भी आपको एक और एग्जांपल लेता हूं। 24-25 को, 25 मार्च को चेक काटा, आपका इंप्लॉई गया हुआ था वहां पे, आप इंप्लॉई को टूर पे भेजते हो, सबसे चेक इकट्ठे कर, आपका इंप्लॉई गया हुआ था, उसने आपके इंप्लॉई को चेक दे दिया। आपका इंप्लॉई पानीपत वापस पहुंचा 10 अप्रैल को और चेक लेकर आया। अब बताओ क्या कंडीशन एग्जिस्ट करती थी? यस, अब मुझे पता था। जैसे आप कह रहे हो मेल, अगर मुझे पता था तो एग्जिस्ट करती थी। मेरे इंप्लॉई के हाथ में चेक आ गया तो मैं कहूंगा कंडीशन एग्जिस्ट करती थी और इस साल में रिकॉर्ड कर सकता हूं। क्या आपको मेरी चेक की बातें समझ में आ गई? मैंने कौन कौन सी बातें अभी तक आपके साथ की? डेटर्स की, प्रोविजन बनाओ, उसकी फैक्ट्री में आग लग गई हो, अगर खाली इंसॉल्वेंट हुआ तो वैसे तो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, पर मैं मान लूंगा कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। कैश के केस में कैशियर चोरी करके भाग गया तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होता है कि मेरा कैश घट रहा है, ये नहीं पता था कौन लेके जा रहा है, इसलिए मैं मान के चलूंगा कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। चेक के केसेस में कोरियर से भेज दिया, बाद में मिला, या 25 मार्च का चेक जेब में लेकर घूम रहा है, मुझे 10 अप्रैल को दे रहा है, कह रहा है 25 मार्च वाला चेक है, कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। उसके बाद मेरे इंप्लॉई को चेक दे दिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो और बताओ। इसके बाद आगे अब डिस्कशन करते हैं
ये तीन डिस्कशन समझ में आ गई। अब मैं डिस्कशन करता हूं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी की अब समझो, प्रॉपर्टी की डिस्कशन में 2024-25 है, हमने यहां पर एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसके पैसे दे दिए, मनी पे कर दी, और उसके मनी पे करने के बाद हमने पोसेशन भी ले लिया। अब मनी पे कर दी, प्रॉपर्टी की पोसेशन भी ले ली, लेकिन किसी कारणवश रजिस्ट्री नहीं हो पाई, और 10 अप्रैल को रजिस्ट्री हुई। वैसे भी हमने सब्सटेंस ओवर फॉर्म में भी पढ़ा था ये। अब ये महत्वपूर्ण इवेंट है, बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहा है। अब आप मेरी बात समझे, मैं कह रहा हूं प्रॉपर्टी ले ली, पोसेशन ले ली, और 10 अप्रैल को, आप मेरी बात समझे, 10 अप्रैल को रजिस्ट्री हुई। इवेंट कहां का है? यहां का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी मैंने ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म में भी आपको सिखाया है, ये इसी साल में रिकॉर्ड होना चाहिए। और बताता हूं मैं आपको, एक प्रॉपर्टी का प्रपोजल आया कि भाई साहब आपने खरीदनी है। मैंने कहा सोच के बताएंगे। अगले साल 10 अप्रैल में मैंने पैसे दिए, पोसेशन ले ली, रजिस्ट्री करवा दी। यहां पे सिर्फ प्रपोजल आया, बात हुई। क्या ये पिछले साल में रिकॉर्ड होनी चाहिए? नहीं, कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी कि मैं खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा, लेकिन इस केस में ये कंडीशन में एग्जिस्ट करती थी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? एक काम करते हैं, मैं एक एग्जांपल लिखवा देता हूं आपको, ये वाले सारे, कि अगर कंडीशन एग्जिस्ट करती थी तो वो आपके लिए एडजस्टेबल इवेंट है, उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। लिखिए एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, 2 एग्जांपल नंबर। हाँ बच्चे, हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे? नहीं। एग्जांपल नंबर 2, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड प्रिपेयर अकाउंट्स on 31st March. Fire occurred in customer factory on 28 मार्च। 28 मार्च को कस्टमर की फैक्ट्री में फायर हो गई। कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट। ऑन 30 मई, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड अप्रूव्ड अकाउंट्स ऑन 31st मई। कस्टमर ओन्ड 17 लाख रुपए। कस्टमर से आपने 17 लाख रुपए लेने थे। आप बताओ ये एडजस्टेबल इवेंट है या नहीं है? यस, दिस इज एडजस्टेबल इवेंट। एडजस्टेबल इवेंट क्यों एडजस्टेबल इवेंट है? कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन 31st मार्च। कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन 31st मार्च। क्या कंडीशन है? फायर अकर्ड इन द गोडाउन ऑफ कस्टमर। आपके इस कंडीशन एग्जिस्ट कर चुकी थी कि उसकी फैक्ट्री में आग लग चुकी है। और डेटर्स का एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 3, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड प्रिपेयर अकाउंट्स ऑन 31st मार्च। कंपनी मेड प्रोविजन for
डाउटफुल डेट्स 5%, on 30 मई debtors become insolvent, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड approved account on 31st May. कस्टमर ओन्ड 17 लाख रुपए। आप मुझे बताइए एडजस्टेबल इवेंट है या एडजस्टेबल इवेंट नहीं है। ओके, तो लिखिए एडजस्टेबल इवेंट है। सॉल्यूशन, एडजस्टेबल इवेंट क्यों? कंडीशन एग्जिस्टेड। कैसे पता चल रहा है आपको? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन। आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना लिया था, इससे पता चल रहा है कि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, आपके मन में डाउट था। और लिखवाता हूं एक एग्जाम्पल नंबर 4। You are the auditor of a manufacturing company. You are the auditor of a manufacturing company. आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऑडिटर थे। Whose accounts are prepared on 31 मार्च। Whose accounts are prepared on 31st मार्च। आपके अकाउंट 31 मार्च को बनने थे। एन इवेंट अकर आफ्टर द ईयर एंड। एक इवेंट हो गया साल के एंड में, बट अप्रूवल ऑफ अकाउंट, बट बिफोर अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स। समझ में आ गई आपको मेरी बात? आप किस तरह से डील करेंगे? आप 31 मार्च को अकाउंट बना रहे थे, एक इवेंट अकर हुआ था बैलेंस शीट डेट से पहले, बैलेंस शीट डेट के बाद, आफ्टर द ईयर एंड, बट बिफोर अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स। इवेंट्स क्या है? सेल्स लेजर बैलेंस on 31 मार्च 95,000 रुपीज रिकवर्ड on 15 अप्रैल 65,000 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, फाइनल पेमेंट। अधिकतर बच्चे इसी में उलझ जाते हैं। 65,000 रुपए मिले हैं फुल एंड फाइनल पेमेंट पर, इसका मतलब 30,000 रुपए बैड डेट्स हो रहे हैं आपके। मेरी बात समझ में आ रही है? 31 मार्च को आपने कितने पैसे लेने थे? 95,000। वो 15 अप्रैल को आ गए और 65,000 रुपए दे रहे हैं आपको फाइनल, फुल एंड फाइनल। अब मुद्दा यह है, अगर ये सिग्निफिकेंट इवेंट है, अब मुद्दा यह है कि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी। लेने तो हमने बहुत लोगों से पैसे थे। मेरी बात समझ आई? अब ऐसे केस में जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये नहीं पता चल पा रहा कंडीशन एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी, तो आप आंसर को इस तरह से देंगे। आंसर, इफ कंडीशन एग्जिस्ट एडजस्टेबल इवेंट, स्टेबल इवेंट। If condition not existed, not existed,
अगर कंडीशन नहीं थी तो नॉट एडजस्टेबल इवेंट। आपको समझ में आ रही है? मैं बोल रहा हूं ना, एडजस्टेबल कैसे एडजस्ट करते हैं वो मैंने सिखाना है अभी। तो आप ये समझो बस पिछले साल में एंट्री बनेगी या नहीं बनेगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैंने आपको डेटर्स की तीनों बातें समझाई, समझ में आ गया आपको? अब मैं आपको कैश वाली बात समझा रहा हूं कि कैश चोरी हो रहा है। तो लिखिए एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 5। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड प्रीपेयर्ड अकाउंट्स ऑन 31 मार्च। नीरज और मुस्कान लिमिटेड 31 मार्च को अकाउंट बनाते हैं। कैशियर एम्बेल्ड कैश ऑन 30 मार्च। 30 मार्च को कैशियर कैश लेकर भाग गया। कम्स टू द नोटिस ऑफ द कंपनी ऑन 30 अप्रैल। हमारे नोटिस में आया वो 30 अप्रैल को। अकाउंट्स आर अप्रूव्ड ऑन 31 मई। अकाउंट्स 31 मई को अप्रूव होते हैं। आप बताएंगे क्या ये एडजस्टेबल इवेंट है? आप मान के चलेंगे हम इसमें कि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। मैंने आपसे बताया था हम मान के चलेंगे 31 मार्च से पहले हमें पता लग रहा था कि हमारा कैश घट रहा है, बस पता नहीं चल पा रहा था कि कौन कर रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये सेकंड पॉइंट बताता हूं इसका मैं, इफ कम्स टू द नोटिस ऑफ कंपनी ऑन 30 जून, अगर 30 जून को कंपनी को पता चले तो क्या होगा? फिर तो एडजस्टेबल इवेंट ही नहीं है यार, फिर तो अप्रूवल के बाद पता चल रहा है, तो ये तो इवेंट ही नहीं है। सॉल्यूशन फर्स्ट, एडजस्टेबल इवेंट, ये एडजस्टेबल इवेंट है। एज्यूम कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन बैलेंस शीट डेट। एज्यूम किया ऐसा मैंने। सेकेंड कोर्स में तो नोट एन इवेंट, इवेंट ही नहीं है, फिर एडजस्ट की बात कहां से आ जाती है? नोट एन इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो। अब और कौन सी बात बतानी मैंने आपको? चेक की बातें। चलो और चेक लिखते हैं। एग्जाम्पल कौन सा चल रहा है? 6। एग्जाम्पल नंबर 6, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड सेल्स गुड्स ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में हम सामान बेचते हैं। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड रिसीव्ड चेक डेटेड 31 मार्च और बिफोर। जो चेक मुझे मिले हैं वो 31 मार्च या उससे पहले की डेट के बने हुए हैं। कंपनी ऐसे लिखो, पहले तो कंपनी मत लिखो। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड को चेक मिले 31 मार्च और उससे पहले की डेट के। दीज चेक्स received by
नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड इन अप्रैल, हमें मिले अप्रैल में 31 मार्च या उसी डेट से पहले के चेक थे, पर हमें कब मिले? अप्रैल में। दिस इज एडजस्टेबल इवेंट और नोट if a part, if check collected by company's employee, check completed by Neeraj and Muskan Limited employees, बिफोर 31 मार्च। आप मुझे बताइए एडजस्टेबल है या नहीं है? बिल्कुल। अगर आपको 31 मार्च से पहले चेक आपके एम्प्लॉय को मिल चुका था तो मतलब आपको पता था, फिर तो कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। अगर ये हो चेक कलेक्टेड बाय द कंपनी आफ्टर 31 मार्च, आफ्टर 31 मार्च, अगर हमारे एम्प्लॉय को 31 मार्च के बाद चेक मिला फिर तो कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। इफ कस्टमर सेंड चेक्स बाय कोरियर बिफोर 31 मार्च but courier received by Neeraj and Muskan Limited in April, क्लियर? बोलो सॉल्यूशन। अगर ए पार्ट है तो क्या सॉल्यूशन है? एडजस्टेबल इवेंट। क्यों एडजस्टेबल इवेंट है? रसीद बाय नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड एम्प्लॉय बिफोर 31 मार्च। इकतीस मार्च से पहले रिसीव होती है, मतलब कंडीशन एग्जिस्ट। लिख दो यहां पर कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन 31 मार्च। बी पार्ट, चेक कलेक्टेड बाय द कंपनी एम्प्लॉय आफ्टर 31 मार्च, नॉट एडजस्टेबल इवेंट। Why? No condition existed on balance sheet date. C part, आप बताओ एडजस्टेबल इवेंट, नॉट एडजस्टेबल इवेंट। नॉट एडजस्टेबल क्यों? हमें क्या पता कस्टमर को उसने कोरियर भेज रखा है, चेक कौन सी डेट का इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। नो कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन बैलेंस शीट डेट, कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती बैलेंस शीट डेट को। एक गंदा सा एग्जांपल बताओ इसका। चलो एक गंदा सा एग्जांपल समझा दूं फिर लिखवाता हूं। चेक का ही है ये, मतलब मुझे लगता तो नहीं इस लेवल पे आपके पास जाएंगे, फिर भी मैं बात करता हूं। हम अपने अकाउंट बंद करते हैं नीरज और मुस्कान के 31 मार्च को, क्लियर? एक आदमी आया हमारे पास
कहते हैं जी हमें ना आपसे सामान खरीदना है। मैं कहा जी हमारे यहां तो एडवांस पैसे दो तब बात बनती है। वो मुझे एडवांस पैसे दे गया, यहां पर एडवांस चेक दे गया, आ गया एडवांस चेक। मैंने एडवांस रख लिया, पैसे वो सामान दे रहा था 2 महीने बाद, मतलब सामान देना था मैंने मई में या अप्रैल मई में, चलो, और अकाउंट अप्रूव होने 30 जून को, मई से पहले आ गया। मैं कैसे करूं, 2 मंथ का चेक था, इसी से मैं रिफंड मांग लूं क्या? चलो भाई छोड़ो, मार्च में ही आ गया वो, कहता है मेरा चेक वापस दे दो भाई साहब, मैंने ये नहीं पसंद भाई मेरे को, मैंने नहीं सामान खरीदना, वापस ले गया चेक। हमने रिटर्न कर दिया। अभी 10 अप्रैल आई, वापस आ गया, कहता भाई साहब वो गलती हो गई थी, आपका जो चेक था मैं तो कैश भी नहीं करवाया, वैसे का वैसे पड़ा है, अपना चेक वापस ले लो। अब वो जो 10 अप्रैल को आया, कंपनी ने क्या किया, कंपनी कहती मेरा ही तो चेक था, मैंने काट के दिया था, वापिस आ गया, मैं छोड़ काटती नहीं चेक, रिटर्न की एंट्री नहीं बनाती। अगर वो रिटर्न की एंट्री नहीं बना रही तो इसका मतलब क्या कह रही है वो, इसी साल में एडजस्ट करूंगी, जबकि चेक वापस कब आया है, अगले साल में। आप बताओ कंपनी ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती? यस, कर ही नहीं सकती, पता ही नहीं था, वो चेक वापस लेके आ जाएगा, पता तो नहीं था। मैं तो क्या करूंगा, एडवांस चेक आया गया, एंट्री बना दूंगा, और अगले साल यहां पर वापस चेक आया, ये एंट्री बनाऊंगा। ऐसा नहीं कर सकता कि इसी चेक को कैंसिल कर दूं। समझ में आया? कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी कि वो वापस आ जाएगा, मुझे पता थोड़ी ना था। लिखवाऊं ये बात? आ जाओ। मैं आपको बस एक बात याद दिलाना चाहता हूं, 31 मार्च को कंडीशन एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी, और वो घटना हुई हो अप्रूवल डेट से पहले, और वो बड़ी सिग्निफिकेंट हो, तो ही एडजस्टेबल होगी। आ जाओ, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल नंबर 7। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 मार्च। नीरज और मुस्कान लिमिटेड 31 मार्च को अकाउंट्स बंद करते हैं। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड क्लोज द बुक्स ऑन अकाउंट्स ऑन 31 मार्च। कंपनी रिसीव्ड एडवांस चेक फ्रॉम कस्टमर for goods and send goods after 2 months. नीरज और मुस्कान लिमिटेड अपने अकाउंट 31 मार्च को बंद करती है, और कंपनी रिसीव एडवांस चेक फ्रॉम कस्टमर फॉर गुड्स। ये कंपनी का मतलब मैं यहां पे लिख दूं नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड, आपको जब तक अच्छी समझ में आता है, ऐसे बार बार ऐसे लिखना नहीं चाहिए। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड रिसीव एडवांस चेक फ्रॉम कस्टमर फॉर गुड्स एंड सेंड गुड्स आफ्टर 2 months। ए कस्टमर गिव चेक on 1st January and on 28 February customer demand return of check। आपको समझ में आ गई? 1 जनवरी को चेक बनाया कस्टमर ने, 28 फरवरी को आ गया, कहता मेरा चेक वापस दे दो जी। कंपनी इशू चेक,
कंपनी का मतलब नीरज और मुस्कान लिख दो ना। इशू चेक्स ऑन 28 फरवरी एंड प्रिपेयर जर्नल एंट्री। क्या एंट्री बनाई होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक या एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। एडवांस आया हुआ था ना पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस आया हुआ था। अब एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक दे दिया हमने, ओके। बट कस्टमर नोट प्रेजेंटेड द चेक इन द बैंक अप टू 31 मार्च। कस्टमर बैंक में चेक प्रेजेंट ही नहीं करा, जाएगा तभी तो बैंक वाले पैसे देंगे। ऑन 10 अप्रैल कस्टमर कम बैक, कस्टमर वापिस आया एंड रिटर्न द चेक। कस्टमर वापिस आया और चेक वापिस दे दिया। आपको मेरी बात समझ में आ गई ना? कंपनीज नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड अकाउंट्स अप्रूव्ड ऑन 30 मई। नीरज और मुस्कान लिमिटेड अकाउंट्स अप्रूव होंगे 30 मई को। आप बताओ ये एडजस्टेबल इवेंट है या नहीं है? एज पर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू सेम चेक रिटर्न so that cancel the entry in last year bank account debit to advance। can company do so? क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? बताएं सॉल्यूशन। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? नो। क्यों नहीं कर सकती? नो कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट। कंपनी इज रॉन्ग बिकॉज नो condition existed on बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट पर कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, और बताता हूं, सुनो ध्यान से। चेक की बातें कर रहा हूं अभी तो। हमने 31 मार्च को एक चेक दिया क्रेडिटर को। हमने क्या एंट्री बनाई होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्रेडिटर उस चेक को 10 अप्रैल को प्रेजेंट करवाने के लिए गया बैंक में। बैंक में वो चेक कैंसिल हो गया क्योंकि साइन नहीं मैच हो रहे थे। बात समझ में आ गई? साइन मैच हो नहीं रहे थे। हमारी कंपनी कहती है ठीक है ये जो चेक कैंसिल हो मैं इसी साल में एंट्री बना देती हूं। बना सकती है या नहीं? चेक कैंसिल होगा ऐसा मुझे यहां पता था। अच्छा, अगर मैंने जान के साइन कैंसिल वाले मारे हो कि ठीक है मेरे को उसको पैसे देने ही नहीं, टरकाना है, वैसी चेक एंट्री बनाई हो, मुझे पता हो मैंने सिग्नेचर गलत मार दिए, फिर तो कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। और अगर मैंने जान के नहीं मारे बस वैसे ही सिग्नेचर गलत हो गए तो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। बात समझ में आ गई? लिखवा देता ये वाला एग्जांपल भी। वैसे इतने एग्जांपल ज्यादा नहीं होंगे। क्या कह रहे हो?
एग्जाम्पल नंबर 8, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड इशू ए चेक टू इट्स क्रेडिटर ऑन 28 मार्च एंड प्रिपेयर जर्नल एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अकाउंट्स क्लोज ऑन 31 मार्च, अकाउंट्स क्लोज हो गई 31 मार्च को। ऑन 5 अप्रैल चेक प्रेजेंटेड इनटू बैंक, presented into bank, and dishonor due to signature difference। that is adjustable event or not? और नोट, ये एडजस्टेबल इवेंट है या नहीं है? सॉल्यूशन। अब दोनों बातें हो सकती है कि मैंने जान के दिया है या रियल ऐसा है, तो आप कहेंगे इफ कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन बैलेंस शीट डेट, तो क्या होगा? देन एडजस्टेबल इवेंट। इफ condition not existed on a balance sheet date, तो क्या होगा? नॉन एडजस्टेबल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? प्रॉपर्टी का झगड़ा तो मैंने आपको बताया था, अगर एग्रीमेंट हो गए, सब कुछ हो गया, फिर तो ठीक है जी, कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। और अगर खाली प्रपोजल है फिर तो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। बोलो, आ जाओ, लिखते हैं इसे। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9। चलो, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड entered an agreement to purchase a property of rupees 30 lakhs on 28 मार्च। हम 28 मार्च को एक एग्रीमेंट में एंटर्ड हो गए कि हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे। All payments were made, सारी पेमेंट्स कर दी गई, बट सेल डीड प्रिपेयर्ड ऑन 10 अप्रैल। बस जो सेल डीड थी वो 10 अप्रैल को बनाई गई। कंपनी वांट टू रिकॉर्ड प्रॉपर्टी ऑन 28 मार्च। whether this is a adjustable event or not? बताइए, एडजस्टेबल इवेंट है या नहीं है? है। कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, आपने सारा कुछ तो कर लिया था, एग्रीमेंट भी कर लिया था, पैसे भी दे दिए थे, कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। सॉल्यूशन लिखिए।
that is adjustable event because condition existed on balance sheet date. ठीक है। अब अगर प्रपोजल होता खाली तो फिर एग्जिस्ट नहीं करती। लिख लेते इस एग्जांपल को भी। एग्जांपल नंबर कितना है? 10। लिखो, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड received a proposal to purchase a property रुपीज 30 लाख on 28 मार्च। 28 मार्च को ये हमारे पास कंडीशन एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी, आपको ये सोचना है। आगे लिखिए, फाइनल all payments and sale deed entered on 10 April. Company want to record property in on 28 March. Company is wrong or right? क्यों? अभी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करी, से बात ही तो चल रही थी। सॉल्यूशन, कंपनी इज रॉन्ग बिकॉज नो कंडीशन एग्जिस्ट ऑन बैलेंस शीट डेट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? एक काम करते हैं, मैं पहले इतनी बात को लिख देता हूं। मैंने आपको बताया अभी तक ये है थ्योरी के अंदर सिर्फ। ये रहा, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट और कौन से इवेंट होते हैं वो? सिग्निफिकेंट इवेंट अकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट टू डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड। सच इवेंट आर फेवरेबल और अनफेवरेबल। बस यही बात तो लिखवाइए। अब लिखना शुरू करें। टू टाइप्स ऑफ इवेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इवेंट्स। नंबर 1 adjustable event, number 2 non adjustable event। अब हमने शुरू किया हुआ है एडजस्टेबल इवेंट। If any one of the following condition are satisfied, then events are adjustable events। अब कंडीशन कौन कौन सी है? नंबर ए, इवेंट्स रिलेटिंग कंडीशन, इवेंट्स रिलेटिंग कंडीशंस existed on balance sheet date
which materially affecting the determination of amount of assets and liabilities. Events relating condition existed on the balance sheet date which materially affect the determination of amount of assets and liability. क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अभी मैं इसकी बी कंडीशन समझाऊंगा आपको, फिर बी कंडीशन लिखवाऊंगा, फिर ऐसी सी कंडीशन समझाऊंगा. 3 कंडीशंस है. और क्या आपको मेरी ये बात पूरी समझ में आ रही है? अब मैं आपको इसकी बी कंडीशन के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा. करूं स्टार्ट? अब मेरी बात को समझे. मैं अपनी दूसरी कंडीशन आपको समझाना चाह रहा हूं. ये देखो, 31 मार्च तक तो कंडीशन एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी. अप्रूव होना था 30 जून को. नो कंडीशन एग्जिस्ट. कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी. अप्रूवल कब होनी थी? 30 जून को. यहां तक बात समझ में आ गई? हुआ यूं, अचानक यहां पर कोई घटना हुई, वो घटना मेरे बिजनेस की गोइंग कंसर्न को ही खत्म कर दे. बिजनेस की गोइंग कंसर्न खत्म कर रही है, तो ऐसा इवेंट एडजस्टेबल इवेंट होगा और उसकी रिकॉर्डिंग इसी साल में होगी. मेरी बात समझ में आ गई? जैसे मैं बताता हूं, अचानक अर्थक्वेक आ गया और लगता है अब बिजनेस रहेगा ही नहीं, तो इसके जितने भी घाटे फायदे इसी साल रिकॉर्ड कर दिए जाने चाहिए. मेरी बात समझ में आ रही है? अर्थक्वेक आया, कंडीशन एग्जिस्ट करती थी इस दिन ना? ऐसे तो कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, पर इफेक्ट करती है हमें. यस, बहुत तगड़ा इफेक्ट करती है. मेरी बात समझ में आ गई? तो ये एक एडजस्टेबल इवेंट है. कोई डाउट किसी को? अगर वो कहते जी गोइंग कंसर्न इफेक्ट नहीं होती, फिर एडजस्टेबल इवेंट नहीं है. बस यही बात आपको बतानी थी, एडजस्टेबल इवेंट है या एडजस्टेबल इवेंट नहीं है. क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा जी इस दिन हमारे इवेंट से होता क्या है, क्या इससे हमारी गोइंग कंसर्न इफेक्ट होती है या नहीं होती. अगर हमारी गोइंग कंसर्न इफेक्ट होती है तो क्या करना होगा? एडजस्टेबल इवेंट है. और अगर नहीं होती तो एडजस्टेबल इवेंट नहीं है. क्या मैं स्टार्ट करूं, इस पर एग्जाम्पल दूं? आ जाओ, एग्जाम्पल लिखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 11. एग्जाम्पल 11 लिखना शुरू करें. नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड 40% ऑफ टोटल एसेट्स destroyed by fire on 10 अप्रैल 2025 10 अप्रैल 2025 को 40% एसेट्स जलकर राख हो गई. या फिर मैं ऐसे कह दूं, अर्थक्वेक destroyed a major warehouse on 10 अप्रैल 2025. एक अर्थक्वेक आया और वेयर हाउस उड़ा दिया हमारा.
ठीक है। अकाउंट्स क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2025। अभी हमने अकाउंट बंद किए थे। कंपनीज डायरेक्टर says that no loss or provision required in 24-25। वो कह रहे 31 मार्च वाले साल में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फायर अकर्ड ऑन 10 अप्रैल, क्योंकि 10 अप्रैल को फायर हुई है। ऑडिटर सेज इफेक्ट ऑफ फायर शो इन 24-25। वो कह रहे हैं 24-25 में दिखाओ। गिव यूर व्यूज, आप अपने व्यू बताओ, क्या व्यूज देंगे। आप बोलेंगे कंडीशन तो एग्जिस्ट करती नहीं थी, अगर गोइंग कंसर्न इफेक्टेड हो रही है तो सीए ठीक है, और अगर गोइंग कंसर्न इफेक्टेड नहीं हो रही तो डायरेक्टर ठीक है। तो लिखिए इफ गोइंग कंसर्न affected, then adjustable event, if going concern not affected, then company is right। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को? अच्छा, एक फैक्ट्री का बहुत बड़ा शेड गिर गया, पहले नहीं पता था, अब बताओ एडजस्टेबल है या नहीं है? गलत। आप ये पूछो जी गोइंग कंसर्न इफेक्ट हुई कि नहीं हुई, मैं बताऊंगा गोइंग इफेक्ट हुई तो आपको एडजस्टेबल है, मैं कहूंगा गोइंग नहीं इफेक्ट हुई तो आप क्या कहेंगे? नॉट एडजस्टेबल है। लिखवाऊंगे एग्जाम्पल, लिख लो। चलो एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12। बेचारे बच्चे, मैं क्या बताऊं। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, ऑन 10 अप्रैल 2024 शेड अंडर कंस्ट्रक्शन कम क्रैशिंग डाउन ऑफ ₹2 crore। Accounts are closed on 31 मार्च 2024। Company's director not interested to show this transaction in 23-24। whether company is right, क्या कंपनी सही है? बताओ क्या कहोगे। इफ गोइंग कंसर्न नॉट अफेक्टेड देन कंपनी इज राइट।
और इफ गोइंग कंसर्न इफेक्टिव अगर इफेक्ट कर रही है तो कंपनी इज रॉन्ग। मैं इस बी कंडीशन को अब लिखवाना चाहता हूं, आपको बी कंडीशन भी आ गई। ओके, मैंने अभी लिखवाया था ना आपको ए कंडीशन, अब लिखे बी कंडीशन। बी कंडीशन लिखो, event provided information, events provided information that the fundamental accounting assumption is not appropriate. Fundamental accounting assumption फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन कौन सी है? गोइंग कंसर्न, नॉट एप्रोप्रिएट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गोइंग कंसर्न एग्जाम्पशन टूट जाएगी तो भी वो एडजस्टेबल इवेंट होगा। मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं एडजस्टेबल इवेंट की। मैं तीसरा पॉइंट करवाऊंगा सी, स्टेचुरी रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल नेचर इवेंट। बताऊंगा क्या होता है, लिख लो। स्टेचुरी रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल नेचर इवेंट। अगर ये पहले समझा दूं तो अच्छे से समझ में आ जाता है, तो ऐसे लिखे तो समझ में नहीं आता क्या है। चलो, क्या आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? आज हम ये दो ही कंडीशन करेंगे, तीसरी कंडीशन करेंगे कल, और मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में ये एस खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नेक्स्ट टाइम क्लास।